है वो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, एटॉमिक मॉडल हमने कर लिया था। ठीक है। आज हम जी। स्टार्ट करेंगे आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी। तो देखो, हमें आइंस्टाइन ने ये कहा, या हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो ये पढ़ते आ रहे हैं कि जनाब आपके पास मास नेवर चेंज, हमने यही पढ़ा कि मास जी। जो चेंज नहीं होगा, आपके पास ईच एंड एवरीवेयर मास रिमेन कांस्टेंट रहेगा, बट मास डीकम्पोज जरूर हो सकता है। डीकम्पोज का मतलब होता है कि मास क्या हो रहा है, डीकम्पोज का मतलब होता है गल सड़ रहा है। उस टाइम जो होता है वो हमारे पास उसके मास की डीकम्पोजिशन होती है। तो जब मास की डीकम्पोजिशन होती है तो उस टाइम वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास, हम कैलकुलेटेबल आज तक नहीं हुई, बट एक फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया, हम उसके थ्रू उसको कैलकुलेट करते हैं। बट चलें, लेट्स स्टार्ट अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक रैंडम हम्म। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। मतलब क्या हो गया आपके पास, रैंडम का मतलब ये होता है कि वी आर नॉट रिकग्नाइजिंग कि कौन सा एलिमेंट क्या कर रहा है। नीचे मेरे पास लिखा हो देखो, रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम डिस्टिंक्शन डिके। डिके का मतलब होता है टूटना, ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जब होता है, अभी हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे, एटम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एटम में नहीं होती, न्यूक्लियस के अंदर होती है। बहुत से न्यूक्लियस ऐसे हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब होता है उसका आउटर बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, यानी उसके जो बॉन्डिंग होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो स्टेबल नहीं हुआ होता। उसको स्टेबल होना होता है, वो स्टेबल होना चाहता है। तो जब वो स्टेबल होना चाहता है तो इस प्रोसेस के अंदर वो क्या करता है, वो डिके करता है, यानी रेडियो एक्टिविटी करता है स्टेबल होने के लिए, अपने मास को डिकम्पोज करता है। तो जब अब न्यूक्लियस की डीके होगा तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वो फेंकेगा बाहर, मीन या तो कम करेगा या ज्यादा करेगा या इस तरह कुछ प्रोसेस करेगा। तो इस प्रोसेस को, इस डिके प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम प्रोसेस of an unstable nuclei accompanied by the emissions of energetic particles or photons। उससे क्या होता है, उससे एनर्जेटिक पार्टिकल या फोटोन जो होते हैं इमिट्स होते हैं, मीन बाहर निकलते हैं। उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। द न्यूक्लियाई ऑफ सम एटम्स आर अनस्टेबल। The nucleus of an unstable atom will decay to become more stable by emitting radiations in the form of particles or electromagnetic radiations। यानी वो दोनों फॉर्म्स में से हो सकती है, या तो पार्टिकल की फॉर्म में वो इमिट करेगा या रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से करेगा, मीन उससे रेज निकलेंगी, गामा रेज। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। अदरवाइज पार्टिकल निकलेंगे, तो पार्टिकल दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है अल्फा पार्टिकल, एक होता है बीटा पार्टिकल्स। तो ये दो पार्टिकल्स भी मौजूद है हमारे पास। अच्छा, अब रैंडम प्रोसेस का मतलब होता है, रैंडम प्रोसेस मीन देयर इज नो वे टू टेल विच न्यूक्लियाई विल डिके। यानी हम ये नहीं बता सकते कौन सा न्यूक्लियाई डिके कर रहा है, एंड कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन इट इज गोइंग टू डिके। यानी हम ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ये वाला जो पार्टिकल होगा ये इस टाइम न्यूक्लियाई जो होगा वो डिके करेगा। तो रैंडम का ये मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे देखो ये है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, रेडिएशन हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। A spontaneous process mean the process is not triggered। ट्रिगर्ड का मतलब क्या हो गया, बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर, यानी सच एज टेम्परेचर और प्रेशर। यानी बाहर से किसी ट्रिगर नहीं किया गया, खुद ही ऑटोमेटिकली हो रहा है, यानी ये उसको बाय फोर्स नहीं किया जा रहा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है हम्म। फोर्स, यानी उसको ट्रिगर ना किया जाए, वो खुद ही खुद ब खुद हो रहा हो। तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी जो होती है ना, बेसिकली दो टाइप की होती है। एक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो रेडियो एक्टिविटी होती है जो खुद से हो रही होती है, मतलब जो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने उनको एक वो दिया होता है, मास जो है वो गल सड़ रहा होता है ऑटोमेटिकली,
उसकी एक अपनी लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद वो गलना सड़ना शुरू कर देता है, तो वो उस तरह गल सड़ रहा होता है। एक वो रेडियो एक्टिविटी होती है जो सराउंडिंग में हमारी बैकअप रेडियो एक्टिविटी के तौर पे मौजूद है, यानी हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन इस टाइम भी रेडियो एक्टिविटी मौजूद है। आपके इर्द गिर्द भी रेडियो एक्टिविटी है, मेरे इर्द गिर्द भी रेडियो एक्टिविटी। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या, मटीरियल की रेडियो एक्टिविटी होती है। ये कॉन्क्रीट वॉल्स जो हमारी हैं, इसकी रेडियो एक्टिविटी, सन की रेडियो एक्टिविटी है जो बैकग्राउंड में इस टाइम भी मौजूद है, ये नहीं कि नहीं है। रेडियो एक्टिविटी 24/7 चल रही होती है हमारे पास इर्द गिर्द, वो हमें महसूस नहीं हो रही होती। बेसिकली वो हमारे लिए डेंजरस होती है, जहां पर ज्यादा काम होता है वहां पर वो बाकायदा लिख देते हैं यहाँ डेंजरस है भाई, यहाँ काम मजा आया करो। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी एक बैकअप में चल रही होती है, जो जिसको हम बैकग्राउंड रेडियो एक्टिविटी का नाम भी देते हैं। तो जो अभी भी चल रही है, नॉर्मली वो चल रही होती है, वो कंक्रीट से होती है, अर्थ की होती है, सूरज की होती है, इस तरह और सी बहुत सी चीजें जिनकी रेडियो एक्टिविटी चल रही होती है, तो वो बैकग्राउंड रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। एक हमारे पास और होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जो हम प्रोड्यूस करवाते हैं बाय द डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बाय फोर्स हम कराते हैं, ठीक है ना, मीन हम उसको खुद से करवाते हैं कि भाई इसकी मास को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, जैसे कि एटम बम बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए हम खुद उसको डिकम्पोज करवाते हैं, तो उस किस्म की रेडियो एक्टिविटी को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। फिर हमारा है देयर आर टू टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल, थ्री टाइप्स होते हैं, दो पार्टिकल्स हैं और एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो देयर आर हाँ। थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा जो है वो आपके पास रेज है, जिसको ईएम रेज कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहा जाता है, और अल्फा और बीटा जो है पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अल्फा के बारे में सुन लो, अल्फा पार्टिकल्स को हम पॉजिटिव पार्टिकल भी कहते हैं, बीटा पार्टिकल को हम नेगेटिव पार्टिकल भी कहते हैं, लेकिन चलो वो आगे आएगा उसको पढ़ेंगे। अल्फा का साइन ये ए, बीटा का साइन ये बी है, गामा का साइन ये आर की शेप का जो बना हुआ है, ये गामा का साइन है हमारे पास। इसके साथ साथ आपके पास जो होता है वो जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल है वो करेंगे हम, कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, कैसे वो फॉर्म्ड होते हैं। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा, अल्फा का नेचर, एक साइड पे पूरा कॉलम जो है करेक्टरिस्टिक्स का लिखा हुआ है, नेचर, मास, चार्ज, स्पीड, उसके आयनाइजेशन पावर, उसके साथ साथ जो है आपके पास उसकी पेनिट्रेटिंग पावर, स्टॉप बाय, डिफेक्ट बाय, इलेक्ट्रिकल और नॉन मैग्नेटिक चार्जेस, ये सारा लिखा हुआ है, और अल्फा बीटा एंड गामा लिखा। अच्छा, सबसे पहले सुन लो अल्फा के बारे में। अल्फा जो है इसका जो नेचर होता है वो हीलियम होता है, हीलियम के अंदर भी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, अल्फा के अंदर भी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। मीन जब भी अल्फा डिके होगा ना, वो हीलियम प्रोड्यूस करेगा, हीलियम का न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा जब भी अल्फा डिके होगा। यानी एक एलिमेंट है वो जी प्रोड्यूस कर रहा है अल्फा डिके, तो उसका मतलब ये हो गया वो प्रोड्यूस कर रहा है हीलियम न्यूक्लियस को। उसका मास जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन दोनों को एडअप करो 4 हो जाएगा। उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके। स्पीड जो है अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ही स्लो होती है, मीन तीनों पार्टिकल्स में से, तीनों रेडिएशंस में अल्फा पार्टिकल सबसे क्लोज, सबसे लो स्पीड होती है इसकी, लेकिन इसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, मीन ये जल्दी से आयोनाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी ये एयर के अंदर अगर फ्यू सेंटीमीटर भी ट्रेवल करेगा ना तो ये खत्म हो जाता है। इसीलिए तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास सूरज से हमारे पास नहीं पहुंच रहे, यही एक बहुत बड़ी वजह है उसकी कि वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, वो फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एयर में जैसे ही घूमेंगे वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे आपके पास। तो आयोनाइजेशन पावर उसकी सबसे ज्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी चीज में से पास हो जाना, मीन निकल के बाहर आ जाना, पेनिट्रेट हो जाना, तो वो भी उसकी सबसे लो है, क्योंकि ये तो फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एयर में से नहीं पास हो सकती, तो बाकी उसमें तो छोड़ दो, किसी चीज से पेनिट्रेट होना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इसको रोका कैसे जा सकता है, या तो फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एयर लगा दो साथ में, सामने इसके एयर रख दो तो भी खत्म हो जाएगी, या किसी पीस ऑफ पेपर को ही सामने रख दो तो आपकी जो वो है अल्फा पार्टिकल्स है वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो इसीलिए ये जो है ये आपके पास आपके डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर भी डिफेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड नेगेटिव चार्ज होती है उसके अंदर, तो जब वो नेगेटिव चार्ज उसके अंदर है तो ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है तो वो ये भी आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक हो गया, तो ये बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज से ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, ये इफेक्ट होती है। ठीक हो गया, अब वो कैसे होगी वो हम्म। बात,
क्या क्या पढ़ेंगे कि ये कहाँ, जब अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो कैसे होगा, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। फिर बीटा के ऊपर आ जाओ। बीटा का जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है आपके पास। बीटा का नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अल्फा का हीलियम है ऐसे आपके पास बीटा का इलेक्ट्रॉन्स है। मास इसका जो होता है 1/2000 मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसका मास बहुत कम होता है ना आपके पास, तो इसको आप बहुत कम मास है इसका ये लिख दो कि 1/2000 का मतलब हो गया बहुत ही कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं। इसमें आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है नहीं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो ही सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसका मास ना होने के बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, स्पीड जो है इसकी अल्फा से तो ज्यादा है लेकिन गामा से बहुत कम है। अल्फा से ज्यादा है, गामा से कम है, तो हम इसको कहते हैं फास्ट स्पीड है। अच्छा, आयोनाइजिंग पावर भी जो है अल्फा से ज्यादा है लेकिन गामा से बहुत कम है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये मीडियम पे है। पेनिट्रेटिंग पावर भी इसी तरह अल्फा से ज्यादा है, गामा से बहुत कम है, तो हम इसको कहते हैं मीडियम पे है। क्योंकि इसके सामने अगर मैं फ्यू सेंटीमीटर ऑफ अल्युमिनियम फॉइल रख दूं ना, तो ये उसको गुजर नहीं सकेगा, ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। एयर के अंदर से पेनिट्रेट हो जाता है आसानी के साथ, एयर के अंदर से ये आसानी के साथ पेनिट्रेट हो जाता है, लेकिन अगर पेपर भी रख दो उससे भी पेनिट्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर अल्युमिनियम फॉइल रख दोगे फ्यू मिलीमीटर्स की भी, तो ये उसमें से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? उसके बाद ये यस सर। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये लाजिमन इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होगा, मीन अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। फिर आ जाओ गामा रेज के ऊपर। तो गामा जो रेज हैं वो बेसिकली ईएम रेडिएशंस हैं, वो पार्टिकल्स नहीं है, वो ईएम रेडिएशंस हैं। तो वो ईएम रेडिएशन है तो उसका मास जीरो है, मास नहीं है। चार्ज उसके ऊपर न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, वो सिर्फ ईएम वेव्स है, तो वो आपके पास क्या हो गए, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हो गए। और वो ट्रैवल करती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, क्योंकि हमने अभी ईएम वेव जितनी भी हैं सारी की सारी ईएम वेव्स वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करती हैं, तो गामा रेज भी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेंगी। अच्छा, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो हाई है, बट आयोनाइजेशन पावर इसकी लो है। मीन ये आयोनाइज्ड बहुत कम होता है, ये ट्रैवल कर सकता है बहुत ज्यादा, इसीलिए तो हमारे पास सूरज की रोशनी पहुंच रही है। अगर ये पेनिट्रेट नहीं हो पाता, ये मीन सॉरी ये आयोनाइज्ड हो नहीं हो पाता, तो ये फिर क्या होता, ये वहीं पर खत्म हो जाता है अल्फा की तरह, हमारे पास ना पहुंचता। जिस तरह अल्ट्रा वायलेट हमारे पास पहुंच रही है, ठीक है, जिसको हम सन बेड में यूज कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास जो है गामा रेज मौजूद हैं, आ रही हैं हमारे पास, तो वो पेनिट्रेट हो रही है। तो इसकी आयोनाइजेशन पावर जो है वो लो है सबसे, तीनों में लो आयोनाइजेशन पावर गामा की है, बट पेनिट्रेटिंग पावर हाई है। मीन ये बहुत सी चीजों में से गुजर सकती है। हाँ, अगर इसको हम यूज करते हैं तो लिड का यूज करते हैं, तो लिड यूज करते हैं तो लिड जो है वो इसको स्टॉप कर सकता है। तो लिड बहुत पावरफुल शय होती है, मीन वो रबड़ है, तो वो तो बहुत ही पावरफुल है, तो उसके अंदर हम इसको लिड के अंदर रख के इसको हम सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज उसमें से भी लिटिल बिट गुजरती है, बट इतनी नहीं गुजरती, वो हमारे लिए इतनी डेंजरस नहीं होती। अच्छा, डिफ्लेक्टिंग नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, तो इसके ऊपर चार्ज का कोई फर्क इफेक्ट नहीं होगा, तो ये आपके पास डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर चार्ज नहीं है हमारे पास। ठीक है, जी अब अपने पास आ जी। गया इसका आपके पास के आयोनाइजिंग इफेक्ट। अब इफेक्ट कैसे होगा, वो इफेक्ट की बात हो रही है कि अब इफेक्ट कैसे करेंगे। रेडियोएक्टिव emissions has an ionizing effect. The three type of radiation are highly energetic and use their energies to remote, ठीक है, energies to sorry energies to remove electron from the air molecule when they pass through air. The ionization of an atom produce positive ion and negative ion electrons. और उसके बाद ड्यू टू देयर इफेक्ट डिफरेंट चार्ज एंड मासेस दे हैव डिफरेंट आयोनाइजिंग एबिलिटी। जैसे आपके पास देखो, अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल्स है तो उसका जब डिफ्लेक्ट होगा, मीन उसका जो आयन प्रोड्यूस होगा वो इस तरह बिल्कुल लाइंस बनेंगी उसमें। जब वो पार्टिकल्स क्या करेगा, आयन का तो डेंस होगा, तो स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन होगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक्स बनेंगे उसके अंदर। द अल्फा पार्टिकल हैज अ लार्ज मास एंड मोमेंटम, सो इट इज नॉट इजीली डिफ्लेक्टेड। वो डिफ्लेक्टेड इजीली नहीं होंगी, लेकिन होगी जरूर डिफ्लेक्टेड, लेकिन इतनी इजीली नहीं होगी, क्योंकि वो उसका मास बहुत ज्यादा होगा, तो वो जी उसको डिफ्लेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन होगी, लेकिन आयोनाइज बहुत जल्दी हो जाएगी।
फिर बीटा पार्टिकल को देखो तो बीटा पार्टिकल के अंदर आपके पास आयोनाइजेशन क्या है, वो बहुत कम हो रही है उसमें अल्फा की निस्बत, तो उसमें वो जो क्रैक बनेंगे, इन ट्रैक होगा, स्ट्रेट ट्रैक होगा लेकिन टूटे टूटे ट्रैक से बनेंगे, यानी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनेंगे जैसे अल्फा का बने। गामा को देख लो तो वो जी आयोनाइज्ड ही बहुत कम होगी, तो उसका ट्रैक बनेगा ही नहीं, वो जी कंटिन्यू ट्रैक होगा ही नहीं और क्लियर ट्रैक बनेगा ही नहीं, तो उसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे कम होगी। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। उसके बाद पेनिट्रेटिंग पावर है, द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन डिपेंड्स ऑन देयर आयोनाइजेशन पावर है। Radiations which has a stronger ionization power will have a lower penetrating effect। जैसे अल्फा की पेनिट्रेट आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा है तो उसकी पेनिट्रेटिंग सबसे कम है, और गामा की पेनिट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा है क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन कम है। तो उसके बाद आपके पास क्या है, द रेडिएशन इमिट्स loses some of its energy each time as ion pair is produced। Alpha particle loss energy very quick as they move through a medium. After a short distance in the medium, the alpha particle would have lost almost all the energy. So, alpha particle have the lowest penetrating power। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते। तो देखो तीनों पार्टिकल को एक डायग्राम में शो किया गया, अल्फा बीटा एंड सामने पीस ऑफ पेपर रखा गया, तो अल्फा वहीं स्टॉप हो गया, बीटा और गामा चल के आगे चले गए, आगे अल्युमिनियम फॉयल रखा गया तो वहां बीटा रुक गया है, अल्फा गामा सिर्फ आगे चला गया। फिर आगे लिड रखा गया तो लिड के अंदर से देखो आगे थोड़ा सा गामा निकला है, ये नहीं कि नहीं निकला, क्योंकि लिड की पेनिट्रेटिंग बहुत ज्यादा, सॉरी गामा की पेनिट्रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो लिड में से भी निकल सकता है लेकिन बहुत कम मिकदार में, इस तरह इतना बहुत ज्यादा नहीं निकल सकता। तो इसलिए देखो लिड के बाद गामा को थोड़ा सा मैंने प्रोड्यूस करवाया है लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादातर यहाँ पर स्टॉप हो गई है। ठीक हो गया? तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो भी आपको यहाँ बता दी गई है। अब अल्फा पार्टिकल कैन बी स्टॉप्ड बाय द पेपर, बीटा पार्टिकल कैन पेनिट्रेट थ्रू द पेपर बट कैन बी स्टॉप्ड बाय द थिन मेटल अल्युमिनियम। फिर गामा रेस कैन गो थ्रू द पेपर एंड अल्युमिनियम बिकॉज वो पेनिट्रेट हो सकती है, एंड कैन ऑल्सो बी स्टॉप्ड बाय थिन लिड और कॉन्क्रीट। हम लिड या कॉन्क्रीट को रखेंगे तो वो स्टॉप्ड हो जाएगा, अदरवाइज वो फ्लो जारी रखेगा, वो थ्रू आउट जाता रहेगा आपके पास। यहां तक क्लियर हो गया? जी। प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब जरा गौर से देखना इंट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने आपसे कहा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, तो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बन हाँ। रही है। तो आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है वो, बीटा पार्टिकल है वो दोनों चार्ज पार्टिकल है, तो वो तो डिफ्लेक्ट होंगे। गामा रेस क्योंकि चार्ज पार्टिकल नहीं है तो उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखो कैसे, अब जैसे ही आपके पास देखो यहाँ पर आपके पास फर्ज करो हमारे पास एक लिड में मैंने क्या किया, एक रेडियो सोर्स ले लिया, रेडियो एक्टिव सैंपल ले लिया। अब उसमें से जी रेज निकल रही हैं तीनों, अल्फा भी निकाल रहा हूँ, बीटा भी निकाल रहा हूँ, गामा भी निकाल रहा हूँ। तो अब जब अल्फा बीटा निकल रही है ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज मैंने रख दिए हैं। अब जैसे ही रेज आएंगी तो नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो अल्फा पार्टिकल नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएगा, अल्फा पार्टिकल नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएगा हाँ। क्योंकि अट्रैक्ट द पॉजिटिव, तो अल्फा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन उसमें डिफ्लेक्ट कम होगा। वजह क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपके पास उसका मास होता है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट होगा लेकिन कम। बट बीटा को देखो, जो रेड लाइट नजर आ रही है उसमें देखो वो बीटा नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा किसकी साइड पे, पॉजिटिव की साइड पे, क्योंकि उसका आपके पास क्या होता है, मास जो होता है वो ना होने के बराबर होता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो सकता है। उसके बाद गामा को देख लो तो गामा स्ट्रेट ही जाएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गामा जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास न्यूट्रल पार्टिकल्स है, तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव से कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं बन रहा उसपे, तो वो क्यों जी जाके जी इफेक्ट हो, तो वो इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक हो गया आपके पास? हाँ। तो इसमें देखो, इसमें सिंपली दिखाया गया आपके पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ बीटा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है लेकिन ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, एंगल को देखो ज्यादा मोड़, तो बीटा पार्टिकल आपने डिफ्लेक्शन जब भी शो करोगे तो ज्यादा शो करोगे कि बीटा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। अल्फा पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट हो रहा है नेगेटिव की साइड पे लेकिन उसका मास ज्यादा होने की वजह से डिफ्लेक्ट कम हो रहा है। गामा रेज स्ट्रेट ही जा रहा है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो अल्फा बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज दे आर चार्ज्ड। द डिफ्लेक्शन
are in opposite direction because they carried opposite charges. The deflection of beta is larger than the alpha because mass of the beta is less than the mass of alpha. Gamma rays are not deflected because they do not carry any charge. यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी अभी तक? नो। अच्छा, चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारे पास होता है कि आपके पास ये तो हो गया कि भाई आपका जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन कैसे करेंगे, मीन इंटरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई कहानी आएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तब भी आपका अल्फा और बीटा डिफ्लेक्ट होगा, गामा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, जैसे मैंने एक मैग्नेट रखा हुआ है, साउथ और नॉर्थ लिखे हुए हैं, उसके अंदर से डिफ्लेक्शन करा रहा हूं, तो देखो बीटा जो है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, अल्फा जो है वो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। वजह यानी अल्फा हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, क्यों? मास ज्यादा है। बीटा का मास कम है इसलिए ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरह आपके पास इस साइड पे दूसरी पेज देखो, ये जो क्रॉसेस लगे हैं, क्रॉसेस का मतलब होता है इनटू पेज, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इनटू पेज के अंदर से अगर वो पास हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, बीटा पार्टिकल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, गामा कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और स्ट्रेट निकल रहा है। तो देखो, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल आर ऑल्सो डिफ्लेक्ट व्हेन दे पास थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड while gamma rays are undeflected। अनइफेक्टेड होंगे क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वो अनइफेक्टेड होंगे। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाउंड यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल। जिसमें हमने लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग को यूज किया था ना, तो उसमें हम अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन को यूज कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन जो होगा या बीटा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन जो होगा वो हम लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए कर सकते हैं कि जी इसमें अल्फा पार्टिकल किस साइड पे मूव करेगा। तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन आएगी तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है वो किस साइड पे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। बीटा पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ टू साउथ अगर उसके अंदर पड़ रही है तो लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हुए, जो हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, तीनों फिंगर्स को क्या कर देते हैं, स्ट्रेट पे रख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक ई जो है वो जो है वो नेगेटिव चार्ज को कहा जाता है, तो बीटा पार्टिकल करंट हो गया, करंट का फ्लो हो गया, और अल्फा पार्टिकल अप जो जंप हो गया, जो थम हो गया वो अल्फा पार्टिकल हो गया। तो थम की डायरेक्शन जिस साइड पे जाएगी उसी साइड पे वो आपके पास चली जाएगी। ठीक हो गया? क्लियर हो गई बात यहां तक बेटा? जी सर। मेरे ख्याल से यहां तक आप मीन काफी होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन हो गई। इसके बाद हम इसकी ट्यूब्स और बैकग्राउंड रेडिएशंस को पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करें।